देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, राउल्ट्स लॉ से कुछ रिलेटेड है हमारे पास। ठीक, तो जिन बच्चों ने क्या है राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा है, ठीक, तो वो हमारा क्या है पिछला लेक्चर देख लें राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जब कोई हम दो लिक्विड, मतलब हमने ये मान लिया कि एक हमारे पास क्या लिक्विड ए है और दूसरा हमारे पास कोई लिक्विड बी है। ठीक, तो आप दोनों को वोलेटाइल मान लीजिएगा। ठीक, ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है मान के चल रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है दो लिक्विड को हम क्या आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक, दो लिक्विड को हम इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए जैसे हमारे पास दो लिक्विड को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या सोल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब एक हमारे पास सॉल्वेंट है दूसरा सोल्यूट है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन बनता है। ठीक, सोल्यूशन बन रहा है। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है, जब हमने दो लिक्विड को इंटरमिक्स किया तो हमें सोल्यूशन मिला। ठीक, और अगर हमारे पास के जो सोल्यूशन मिला है अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सोल्यूशन है ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को, ठीक, इसकी कंसंट्रेशन जो भी हो, इसका टेम्परेचर जो भी है, मतलब क्या है इसकी कंसंट्रेशन जो भी हो हमें नहीं लेना देना। ठीक, और हमारे पास का टेम्परेचर क्या उससे भी लेना देना नहीं। लेकिन अगर ये हमारे पास सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक, तो हम उसको कह देंगे कि आइडियल सोल्यूशन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या ऐसा सोल्यूशन जो क्या करे आइडियल, जिसका मतलब ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे, ठीक, ऑल कंसंट्रेशन पे और हर एक टेम्परेचर पे, तो हम उसको कह देंगे क्या हमारे पास क्या है उसको हम लोग बोल देंगे आइडियल सोल्यूशन। ठीक, आइडियल। देखिए एक्चुअली में हम अगर देखें तो कोई भी सोल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसको क्या है रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए इसको आइडियल मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हम लोग लिख रखा है कि ऐसा हमारे पास क्या सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हमारे पास क्या करे फॉलो करे, या हमारे पास किसी भी कंसंट्रेशन पे, मतलब किसी भी एंटायर रेंज पे, ठीक, और ऑल टेम्परेचर पे, तो हम कह देंगे उसको हमारे पास क्या वो आइडियल सोल्यूशन है। तो ये हमें पता चल गया कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक, आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। ठीक, तो वो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब देखिए अगर आइडियल सोल्यूशन ये होगा तो ये देखिए अगर हमारे पास दो लिक्विड को हम इंटरमिक्स कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसका मतलब दो लिक्विड जैसे हम मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक, तो इसमें क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है अगर हम क्या कर ले यहाँ पे ये ए और ए पार्टिकल है, इनके बीच में हमारे पास मान ले रहे हैं इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है 20 का है, 20 का है। ठीक, और ये भी हम मान ले रहे हैं क्या 20 का है। इसका मतलब क्या है ए में भी 20 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी में भी 20 का अट्रैक्शन है। ठीक, लेकिन जैसे हमारे पास क्या ए बी हमारे पास क्या बनेंगे ए और बी, जैसे हम सोल्यूशन बनाएंगे तो ए और बी के बीच में क्या है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप होगा, तो ये भी 20 का ही होगा, अप्रॉक्स लगभग बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या करते हैं दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करते हैं, ठीक, दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज ना हो, वो लगभग बराबर हो, मतलब ये भी हो सकता है ये हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्या होगा अगर हमारे पास दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है अगर उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है एक आइडियल सोल्यूशन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास आइडियल सोल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जब आइडियल सोल्यूशन बनता है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ये तो हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, तो हम लोगों को ये पता चल गया पहला पॉइंट प्रॉपर्टी में क्या कि जब आइडियल सोल्यूशन बनता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या अगर हमारे पास क्या है सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो हमारे पास देखिए ये हमारे पास सोल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हमारे पास इसके बीच है तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है अगर हमारे पास क्या है जो हमारे पास सोल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर, ये तो इसके बराबर हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सोल्यूशन के अंदर या तो हम ये कह सकते हैं क्या ए फोर्स इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके, या तो हमारे पास क्या सोल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा अगर ये दोनों बराबर है।
ठीक, या तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम ए को क्या मान ले, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मान ले, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन, इसका मान ले सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन, और सॉल्यूशन बनेगा तो हम कहेंगे इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन। तो हम कहेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन या तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बराबर होगा या तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है आइडियल सॉल्यूशन की, क्या कि हमारे पास जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, ये तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो हम लोगों ने ये जान लिया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो हमारे पास क्या होता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और हमारे पास क्या आइडियल सॉल्यूशन की हमारे पास क्या कुछ हमारे पास कंडीशंस को फॉलो करता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखो हम लोगों ने पहले चीज पढ़ रखी है, वेपर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ रखा है। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिपेंड करता है। ये तो था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शायद पढ़ा है क्या कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास क्या है, इस वाले में देखो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास कभी भी आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन अगर हमारे पास क्या है, कभी भी क्या है बन रहा है, ठीक, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, ये थोड़ा मिटा देता हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, देखिए क्या है इसमें, देखिए मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक, इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं, क्या इसका हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर हमारे पास, ठीक, सॉल्यूशन हमारे पास ए और बी था। ठीक, तो मैं इसके अंदर या सॉल्यूशन के अंदर देखता हूं, अगर मैं ये देखूं कि वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास क्या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, तो मैं कहूंगा वेपर प्रेशर ऑफ ए का क्या मान लेता हूं, पीए मान लेता हूं, और बी का मान लेता हूं क्या, पीबी मान लेता हूं, ये तो है। और इसके ए के मोल फ्रैक्शन एक्स से मान लेता हूं, और हमारे पास क्या है, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी मान लेता हूं, ये तो है। और सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, पीटी इक्वल टू क्या है, पीए प्लस पीबी, यही तो हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। अब देखिए अगर हम ग्राफ खींचे आइडियल सॉल्यूशन, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर मैं क्या करूं, जब इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, तो अगर मैं इसका वेपर प्रेशर कितना मान लेता हूं, 20 मान लेता हूं, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर कितना 20 है, इसका वेपर प्रेशर कितना है 20 है, 20 है। ठीक, तो जब इसको इंटरमिक्स करोगे तो इसका मतलब 20 इसका वेपर प्रेशर, 20 इसका वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो मैं कहूंगा इसका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये तो है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर चेंज कहां हो रहा है, वो तो उतना ही है, मतलब 20 इसका तो इसका कितना आया, 40 आया ना। तो अगर हम देखो क्या करें, या तो अगर हमारे पास क्या आता, अगर हम इसको कितना ले लेते, मान लेते हैं ये हमारे पास 30 था और इसका 20, तो इसका कितना आता 50, ये तो है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि इस वाले में अगर ये कुछ ऐसा हो, क्या इसका 30 हो इसका 20 हो, तो मैं कहूंगा ए की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मैं कहूंगा वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है कंपेयर टू बी के कंपैरिजन में, ये तो मानेंगे। तो इसका मतलब क्या, ए का वेपर प्रेशर हम मान लिए ए बी ए और ये इसका पीबी, तो इसका मतलब ए की हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो अगर हम इसमें ग्राफ खींचना चाहें, देखो ग्राफ खींचना चाहें, अगर हम इसमें ग्राफ खींचना चाहें तो इसको मिटा देता हूं नीचे वाले को, देखिए ग्राफ खींचना चाहें, ठीक, क्या ग्राफ खींचना चाहें, देखो अगर हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर में, मतलब क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे ये मान ले रहा हूं कि इसका मतलब ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्राफ मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले ही मैं ये वाला ग्राफ बता चुका हूं। देखो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे मेरे मोल फ्रैक्शन कितने एक्स है, ये तो है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये इसकी कंडीशन है एक्स है, यहाँ पे बी नहीं है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x b इक्वल टू 0 है। सेम टू सेम मैं इसको क्या मतलब ये लाइन को मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ सॉल्यूट, तो यहाँ पे b के मोल फ्रैक्शन कितने 1 है और इसका मतलब a के कितने होंगे 0 होंगे, ये तो होगा। अब देखो वेपर प्रेशर क्या है, a का देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मान लिया गया, तो यहाँ पे देखो a का मैंने ज्यादा मान लिया, ये मेरे पास वेपर प्रेशर a का हो गया। b का देखो क्या है थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे b मान लिया, सॉल्यूशन के अंदर b मान लिया, ये तो b मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ए का जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वो ये तो ये मेरे पास ए का वेपर प्रेशर हो गया, ये क्या है पीए, ये मेरे पास पीए, ठीक, और ये मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास क्या है पीबी है, ये तो है। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पीए थोड़ा ज्यादा है, पीएबी मैंने मान लिया कम, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट को यहाँ पे 30 माना है, मान लिया, ठीक। तो ये पीए का प्रेशर हो गया, ये प्रेशर इसका हो गया। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल निकालना है, तो तुम इस लाइन को ऐसे मिला दो, तो इसका मतलब ये पीटी आ जाएगा, इसका मतलब पीए प्लस पीबी आ जाएगा। मतलब ये है कि जब हम क्या करें, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, अगर इसके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज नहीं आता है, तो याद रखिएगा उसका वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा।
चेंज नहीं होगा। ठीक, और गैप हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये पीए है ना वेपर प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, पीवी है वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया क्या, वेपर प्रेशर से रिलेटेड। ठीक, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्या, पहला पॉइंट क्या इसकी प्रॉपर्टी, पहले हमने ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या, सॉरी पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। ठीक, बाद में हमारे पास कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जब आइडियल सॉल्यूशन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब चेंज नहीं होता तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमने क्या किया, देखो अगर हमने क्या किया, ए और बी को, मान लीजिए इसको 1 लीटर लिया, ध्यान इसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर इसको 1 लीटर लिया और इसको 1 लीटर लिया, ध्यान दीजिए अगर हमारे पास क्या है, सोल्यूट भी 1 लीटर है और सॉल्वेंट भी 1 लीटर है। ठीक, तो 1 लीटर ये है और 1 लीटर ये है, तो जब दोनों को मिक्स किया तो ये कितना बना, मान लेते हैं 2 लीटर बना, 2 लीटर बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या करें, कोई 2 लिक्विड को हम आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, देखो 1 1 कितना हुआ 2 लीटर, इधर कितना बना 2 लीटर, तो वॉल्यूम में चेंज कहां है, चेंज तो आया ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इधर भी 2 लीटर इधर भी 2 लीटर। मतलब ये है कि दूसरी कंडीशन ये है, क्या कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कि अगर हम क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालें, ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो याद रखना कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अगर 1 लीटर इसका बनाओ, एक इसका लोगे, एक इसका लोगे, तो इसका मतलब ये 2 लीटर एग्जैक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम में क्या होगी, नो चेंज, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको क्या V2 मान लें, इसको V1 मान लें दोनों को, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कितना 2 लीटर, ये भी 2 लीटर, तो 2 लीटर में से 2 लीटर गिराओ तो कितना 0 आएगा। तो हमने क्या कह दिया, देखो डेल्टा V इक्वल टू 0, मतलब क्या है, यहाँ V2 की जगह पर 2 लीटर रखो और V1 का हमारे पास क्या इधर वाला रख दो, ये पूरा, ये हमारे पास V1 ले लो, ये V2 ले लो, तो V2 2 लीटर और V1 हमारे पास क्या होगा, इसका 1 लीटर, इसका तो 2 लीटर आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का अगर हम मान लेते हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, सॉल्यूशन के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा, इसका मतलब भी चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है, 0 होती है। ठीक, कोई चेंज हमारे पास नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि हमारे पास क्या है, जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, अब हम एंथैल्पी में देख लेते हैं। देखो एंथैल्पी में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, देखिए जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ठीक, आइडियल सॉल्यूशन अगर हमारे पास बन रहा है, ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन अगर हमारे पास बन रहा है, ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी एंथैल्पी मान ले रहे हैं 20 है, इसमें हमारे पास 20 है, तो याद रखिएगा इसकी हमारे पास एंथैल्पी कितनी 40 आएगी। मतलब क्या है, जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, 20, मतलब क्या है 0 रहेगी। मतलब क्या है, रिएक्टेंट की हमारे पास क्या है, देखिए 20 इसकी एंथैल्पी कितनी 20, इसकी एंथैल्पी कितनी 20, और जो प्रोडक्ट बना इसकी हमारे पास क्या है, हमारे पास एंथैल्पी कितनी आ गई, हमारे पास क्या है 40 आ गई। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या चेंज इन एंथैल्पी जो है हमारे पास, ठीक, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, दोनों तरफ की एंथैल्पी क्या है हमारे पास बराबर है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या है, इसको हम H2 मान लें और इसको H1 मान लें, तो H1 हमारे पास कितना 40 और हमारे पास ये कितना 40, तो 40 में से 40 निकालोगे तो कितना आया 0। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो उसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, 0 आएगी। मतलब इधर और इधर की एनर्जी बराबर आ रही है। तो हम कह रहे हैं क्या, इधर और इधर एनर्जी अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ना तो हमारे पास क्या है एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। मतलब ये है कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो उसके अंदर एंथैल्पी का कोई भी चेंज नहीं होगा। जब एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे ना तो एनर्जी इवॉल्व हो रही, ना तो हमारे पास क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही। मतलब क्या है, जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा ना तो एंथैल्पी ना तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, मतलब बाहर रिलीज होगी, या तो हमारे पास क्या है, ना तो एब्जॉर्ब होगी। मतलब क्या है, जब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो एनर्जी क्या होती है, ना इधर हमारे पास क्या इवॉल्व हो रही है नॉर एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब क्या, ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना तो एक्सोथर्मिक है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा क्या, जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो इसकी सॉल्यूशन की जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, इस आइडियल सॉल्यूशन की क्या है, एंट्रोपी बढ़ जाती है।
मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी, मतलब क्या रैंडमनेस बढ़ जाती है। मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो हमारे पास दिखा रही थी स्टेट, इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास दो लिक्विड को हम क्या मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उसकी एंट्रोपी देखो इंक्रीज कर गई, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और हमको ये पता है क्या, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होती है। मतलब क्या है, जब दो लिक्विड को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मतलब ये हुआ कि जब हम सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और क्या है, एंथैल्पी तो चेंज, इसका मतलब क्या, गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी क्या, कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो क्या है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन एंथैल्पी है क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंज, लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाएगी और डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब याद रखिएगा क्या है, डेल्टा जी और डेल्टा एच से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, गिवन है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकता है क्या, जब दो लिक्विड हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनता है, जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो क्या है, जब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल्टा एच कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती, लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाती है और गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है। तो इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके एग्जांपल्स जान लेते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक। तो आप इससे पहले याद पता रहना चाहिए क्या, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पता राउल्ट लॉ जो फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हमने उसकी कंडीशंस फॉलो करवाई, कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अटैक से चेंज नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। थर्ड, हमारे पास एंट्रोपी में कोई, सॉरी ना, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हमारे पास क्या, एंट्रोपी बढ़ जाती है और हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है। अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास, देखिए एग्जांपल नोट कर लेते हैं कि हमारे पास वो आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन से एग्जांपल है। तो देखिए, अगर हमारे पास क्या है, बेंजीन है, मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अगर हमारे पास क्या है, टोलुइन मिला दीजिए, बेंजीन के अंदर टोलुइन मिला दीजिए, तो हमारे पास ये आइडियल सॉल्यूशन का एक हमारे पास क्या एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, कोई इथाइल क्लोराइड है, मान लीजिए इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड मिला दीजिए, इथाइल ब्रोमाइड मिला दीजिए, यही तो है, ब्रोमाइड मिला दीजिए, ब्रोमाइड, ठीक। तो ये भी हमारे पास क्या है, क्या एग्जांपल, जैसा देखिए, अगर हमारे पास क्या है, एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दीजिए, हेप्टेन मिला दीजिए। फोर्थ हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या लगा दिया, क्लोरो, ठीक। और हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, मतलब क्या, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा दिया, ब्रोमीन। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के इश्यूज को अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आइडियल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या है, फिर तुम्हारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास CCl4 है प्लस SiCl4 है, ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि बेंजीन और टोलुइन को हम मिक्स कर रहे हैं, तो बताइए जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो इसका मतलब कह देना कि आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा ना। ऐसे इसमें से कोई भी दे सकता है, कहेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिक्स कर रहे हैं, तो बताइए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो हम कह देंगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्या आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल हो गए। अब हम ये जान लेते हैं क्या आइडियल सॉल्यूशन की लिमिटेशंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक। तो उसको भी हम देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की हम लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखिए लिमिटेशंस क्या क्या है, देखिए अगर हमारे पास क्या दो लिक्विड को आपस में अगर इंटरमिक्स कर रहे हैं, अगर दो लिक्विड को आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो दोनों ये लिक्विड आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर हम एक को सॉल्यूट मान लें, दूसरे को सॉल्वेंट अगर मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट के साथ क्या है, आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं कर सकता। क्या है इसका मतलब, पहला इसके हमारे पास लिमिटेशन है क्या, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शंस क्या बिटवीन किसके अंदर, हमारे पास क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्या है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसका हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल में मैं क्या कहूं, जैसे अगर मैं क्या कर दिया, अमोनिया को अगर तुम पानी में डाल दो, अमोनिया को पानी में डाल दो, ठीक,
अमोनिया को जैसे पानी में डालोगे तो वो NH4OH बना देता है। मतलब क्या है, अगर हम अमोनिया को वाटर में मिलाएं तो केमिकली रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसका आइडियल सोल्यूशन नहीं बना सकते। मतलब क्या है, NH3 और वाटर का हम आइडियल सोल्यूशन नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी क्या है, हमारे पास ये तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें, CO2 को अगर हम पानी में मिलाएं, CO2 को अगर हम पानी में मिलाएं, ठीक, तो जैसे हम मिलाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या H2CO3 आपस में क्या है, हमारे पास क्या कंबाइन कर जाते हैं, तो H2CO3 बना लेते हैं। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, CO2 और वाटर का आइडियल सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो दोनों केमिकल रिएक्शन आपस में कर जा रहे हैं। थर्ड देखो, थर्ड अगर हमारे पास और एग्जांपल लें तो जैसे हमारे पास क्या कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अगर हमारे पास क्या वाटर से रिएक्शन अगर हम करवा दें तो देखो ये COH का होल ट्वाइस बना लेता है, होल ट्वाइस बना लेता है, COH का होल ट्वाइस बना लेता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है वाटर का हम क्या है आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मतलब क्या है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकल रिएक्शन कर गया तो उसका आइडियल सॉल्यूशन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी हमारे पास लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन हमारे पास क्या है, देखिए दूसरी लिमिटेशन हमारे पास ये है क्या, अगर हमारे पास इन दोनों में से सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारे पास है, अगर दोनों में से कोई, ठीक, सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम मिक्स करें और कोई भी डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएगा, तब भी हम उसका आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मतलब क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है इस सॉल्वेंट में जैसे हम डालें, अगर वो सॉल्यूट क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो उसका आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो बन सकता। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक, क्या होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, हमारे पास क्या होना चाहिए, ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो एसोसिएशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दी सॉल्यूशन, ठीक, हमारे पास क्या हो, ना तो हमारे पास क्या हो, नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या हम नाइदर क्या है एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है, क्या अगर सॉल्यूशन के अंदर क्या है डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तब तो हम उसका आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या है सॉल्यूट या सॉल्वेंट जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, अगर वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर रहा है, तो उसका आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, देखो एग्जांपल मेरे पास क्या है, जैसे मैं क्या है NaCl को, देखो NaCl को जैसे मैं पानी में डालता हूं, देखो यहाँ पे जैसे तुम पानी में डालोगे, ठीक, ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब है ये तो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अगर डिसोसिएट हो गया तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसका आइडियल NaCl का नमक का आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा मेरे पास क्या है, देखो जैसे मैं क्या करूं, ये Cl ले लूं, ये Cl को जैसे तुम क्या है पानी में डालते हो, ठीक, तो ये क्या करता है H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास HCl पे भी क्या HCl का हम और पानी का क्या आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। थर्ड अगर मैं क्या कर दूं, कोई तीसरा ले लूं, मान लो H2SO4 ले लो, H2SO4 को जैसे तुम पानी में मिलाओगे तो ये हमारे पास क्या 2H+ दे देगा और हमारे पास क्या है सल्फेट 2- दे देगा। तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये कहूंगा क्या H2SO4 का तुम क्या है आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है वाटर में जैसे मिक्स करोगे वो क्या है डिसोसिएट हो जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन में हमारे पास क्या है, देखिए अगर मैं क्या करूं, मान लेते हैं मेरे पास क्या है बेंजोइक एसिड है, मान लेता हूं मेरे पास क्या है बेंजोइक एसिड है, तो हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास क्या है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इसका फार्मूला मेरे पास क्या है, ये देखिए बेंजोइक एसिड का अगर मैं क्या है बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं COOH, ये मैं ऐसे लगा देता हूं COH। इसका मतलब क्या है, या तो मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकता हूं बेंजीन के ऊपर COOH, ठीक। अगर तुम इसको बेंजीन में डाल दिए, अगर तुमने इसको क्या है, अगर तुमने इसको बेंजीन के अंदर डाल दिया, ठीक, बेंजीन के अंदर डाल दिया तो ये डाइमर बना लेता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है। मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक, तो वो क्या है डाइमर बना लेता है और हमारे पास आपस में जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्या है बेंजोइक एसिड का बेंजीन के अंदर क्या है डाइमर, मतलब क्या है बेंजीन के अंदर क्या आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहूं तो नहीं बना पाऊंगा। अब देखिए कैसे डाइमर बनाता है, ये देखिए अगर हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है बेंजीन है, ये मेरे पास COO, ठीक, ये मेरे पास CO है, इसको ऐसे बना लेता हूं, ये O है और ये मेरे पास क्या है OH ऐसे, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल आता है ऐसे सेम टू सेम मैनर में, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल आता है सेम मैनर में, ये मेरे पास C हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। इस तरीके से ये क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। मतलब क्या है, अगर हम क्या है बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में डालेंगे, इसका मतलब बेंजीन में से डाला दो डाइमर आपस में क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के हमारे पास क्या है डाइमर बना लेंगे। तो मैं क्या कहूंगा, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या है एसोसिएट हो गए, इसका मतलब क्या है एसोसिएट हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, तो मैं उसका क्या है
हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन नहीं बना सकते, हम उसका आइडियल सोल्यूशन नहीं बना सकते। तो दो हमारे पास लिमिटेशंस हो गई। तो देखिए हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन में क्या क्या पढ़ा। आइडियल सोल्यूशन में हमने पहले पॉइंट ये पढ़ा क्या कि ऐसा सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को हमारे पास फॉलो करते हैं किसी भी रेंज पे और ऑल टेम्परेचर पे, हमारे पास क्या है उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता। दूसरा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड, हमारे पास क्या है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाती है और हमारे पास गिब्स एनर्जी कम हो जाती है। 3 पॉइंट ये हो गए, ठीक। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या, लिमिटेशंस आ गया था। तो लिमिटेशंस में हमने पढ़ लिया क्या, लिमिटेशंस में हमने कहा कि अगर वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट केमिकली रिएक्शन कर जाते हैं, केमिकली रिएक्शन अगर वो कर जाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा हमने पढ़ा, अगर हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कोई भी क्या है, डिसोसिएट कर गया तो उसका हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आइडियल सॉल्यूशन था। अगले लेक्चर में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक।